जेनेटिक्स को ग्रेट कहने का लॉजिक ये है क्योंकि जेनेटिक्स में जो बातें हम लोग पढ़ते हैं उन्हीं बातों के रिजल्ट में हम अपने आसपास सब कुछ लाइफ फॉर्म्स देखते हैं। मैं जैसा हूँ, तुम जैसे हो, पेड़ पेड़ जैसे हैं, और इंसेक्ट इंसेक्ट के जैसे हैं। सबके पीछे जेनेटिक्स है। और जेनेटिक्स को समझने के लिए सबसे पहले एक कॉन्सेप्ट जो क्लियर होनी चाहिए वो है जीन। अगर मैं किसी एक डीएनए की बात करूं कि कोई मेरे पास डीएनए का मॉलिक्यूल है, तो डीएनए का कोई भी ऐसा रीजन जिस रीजन से कोई आरएनए ट्रांसक्राइब होके बने। अब यहाँ पे ये पॉइंट इम्पोर्टेंट है कि ये आरएनए चाहे मैसेंजर आरएनए हो, चाहे ट्रांसफर आरएनए हो, चाहे राइबोसोमल आरएनए हो, चाहे एनी टाइप ऑफ आरएनए, अगर डीएनए इज ट्रांसक्राइबिंग टू अ पर्टिकुलर आरएनए मॉलिक्यूल, तो जिस रीजन से वो ट्रांसक्राइब होके बना है उस रीजन को हम लोग जीन कहते हैं। हालांकि जब हम लोग जीन कॉन्सेप्ट की बात करते हैं तो हम लोग सिस्ट्रॉन्स या फिर वन जीन वन पेप्टाइड वाली कहानियाँ वो सब पढ़ते हैं, लेकिन वो एक्चुअली में ट्रांसक्रिप्शन में हम लोग कवर कर चुके होते हैं। तो इसलिए यहाँ पर मुझे सिर्फ ये बताना है आपको कि डीएनए का वो रीजन जिससे कोई आरएनए बनेगा उसे आप जीन कहोगे। और डीएनए जब कॉम्पैक्टली पैक हो जाता है तो उसे हम लोग क्रोमोसोम कहते हैं। मतलब जब डीएनए में सपोज हिस्टोन्स ऑक्टामर आकर के बाइंड कर जाए और डीएनए उसके चारों तरफ रैप कर जाए और फिर ये फर्दर और कॉम्पैक्ट पैक हो जाए, तो हमें अल्टीमेटली क्रोमोसोम दिखाई देते हैं। तो जहाँ पर कोई ऐसा डीएनए का पार्ट है जिस डीएनए के खुलने पर वहाँ से मैसेंजर आरएनए या फिर ट्रांसफर आरएनए या कोई और आरएनए बनता हो, तो हम उसे जीन कह सकते हैं। इसलिए हम क्रोमोसोम पे अक्सर जीन की लोकेशन दिखाने की बात करते हैं। अब यहाँ पे एक और जो दूसरी बात इंपॉर्टेंट है वो ये कि सभी जीन्स केवल एक ही फॉर्म में होंगी ऐसा नहीं होता। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि अगर मैं जेनेटिक्स की बुक की बात भी करूं तो जेनेटिक्स की बुक्स के काफ़ी सारे राइटर्स हैं। हो सकता है एक किताब हो जिसका नाम है सिमंस, जो मुझे बड़ी पसंद है, और एक किताब है क्लग। ये राइटर्स के नाम है। हम लोग जनरली राइटर के शॉर्ट नेम्स का इस्तेमाल करते हैं किताब को रिप्रेजेंट करने के लिए। फॉर एग्जांपल लैनिंजर बायोकेमिस्ट्री, स्ट्रायर बायोकेमिस्ट्री, क्यूबी इम्यूनोलॉजी। तो ये या तो राइटर्स हैं या फिर उस किताब के नाम में जिस किसी एक बंदे का नाम लिखा हो हम उसकी बात कर रहे होते हैं। तो ऐसे ही मैं कह रहा हूँ कि जेनेटिक्स की भी मोर देन वन बुक्स हो सकती हैं, लेकिन दोनों ही किताबों में जेनेटिक्स ही पढ़ाई जाएगी। लेकिन सिम्बन्स का पढ़ाने का तरीका कुछ और हो सकता है और क्लग का कुछ और। तो अगर मैं कहूँ जीन, तो जीन इस केस में हम कहेंगे सब्जेक्ट, जैसे कि जेनेटिक्स। यानी कि जीन जिस कैरेक्टर को डिफाइन कर रही हो उस कैरेक्टर के नाम से हम जीन डिफाइन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल किसी एंजाइम की जीन, या फिर किसी पिगमेंट को बनाने वाली जीन, या फिर एक्टिन नाम के प्रोटीन की जीन, या फिर हिस्टोन की जीन, या फिर आरएनए पॉलीमरेज की जीन। तो जो जीन के नाम रखे जाते हैं कि वो क्या बना रहे हैं उसके बेस पर। लेकिन हमने ये भी देखा है कि जीन्स अलग अलग फॉर्म में मिल सकती हैं। मतलब कोई फॉर्म ऐसी हो सकती है जिससे बनने वाला प्रोटीन, जो भी प्रोटीन बनेगा, वो ए टू बी में कन्वर्ट कर रहा है इसको, प्रोसेस को। जो दूसरी वाली फॉर्म है उससे बनने वाला प्रोटीन भी इस ए को बी में कन्वर्ट करेगा। लेकिन हो सकता है कि इसके करने की रफ्तार जो है पहले वाले की वो 100 मोल्स पर सेकेंड हो और दूसरे वाले की 80 मोल्स पर सेकेंड हो। यानी कि काम करने के असर अलग अलग हो सकते हैं। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ जीन खराब हो जाती हैं। तो अगर जीन खराब हो गई है तो जीन तो मौजूद है फिजिकली वहाँ पर, लेकिन अल्टीमेटली क्या है कि उससे प्रोटीन बनने वाला नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे कहूँ कि आपके पास एक 10 रुपये का नोट है इंडियन करेंसी का, और आप जानते हो कि नोट में कहीं पर कुछ डेट्स में उसके नंबर लिखे होते हैं। अगर मैं इस कागज़ को यहाँ से फाड़ दूँ तो अब जो आपके पास ये नया 10 का नोट है फटा हुआ, इसमें नंबर नहीं है वो, तो बिना उस नंबर के इस नोट की वैल्यू नहीं है, तो कोई इसे एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो जो खराब जीन है वो इसी तरह की हैं कि उनसे हो सकता है बनता भी हो प्रोटीन लेकिन काम ना करता हो। जब कभी कोई जीन ऐसी होती है जिसमें काम नहीं होता तो उस जीन की इस वाली फॉर्म को हम लोग अक्सर रेसेसिव कहते हैं। रेसेसिव मतलब जो काम ना कर सके, बेसिकली लॉस ऑफ फंक्शन। हालांकि जेनेटिक्स में हम लोग इनके लिए दूसरी डेफिनेशन इस्तेमाल करेंगे, बट मोर और लेस ये कॉन्सेप्ट याद रखना।
जो जीन फंक्शनलेस है, जो फंक्शन नहीं कर सकती लेकिन जीन है, उसे जनरली हम लोग रिसेसिव फॉर्म ऑफ जीन कहते हैं। जीन कैन बी इन डिफरेंट फॉर्म्स। जब हम लोग जीन स्टडीज की बात करते हैं और हम लोग जनरली कंपेरिजन करना चाहते हैं, मैं कहता हूं कि मेरे पास दो जीन्स हैं, एक जीन का नाम है ए, एक जीन का नाम है बी। इस जीन की दो डिफरेंट फॉर्म मिल सकती हैं, एक वर्किंग फॉर्म और एक नॉन फंक्शनल फॉर्म। जैसे कि पहले से जानते हो, आपके रिसेसिव फॉर्म को हम लोग स्मॉल ए में दिखाते हैं या कैपिटल अल्फ़ाबेट का इस्तेमाल करते हैं वर्किंग कॉपी के लिए, और स्मॉल अल्फ़ाबेट का इस्तेमाल करते हैं उसकी नॉन फंक्शनल फॉर्म के लिए। फॉर एग्जांपल, कैपिटल बी मतलब ये जीन वर्किंग है, स्मॉल बी मतलब ये जीन नॉट वर्किंग है। तो अगर मैं दो जीन्स के कंपैरिजन की बात कर रहा हूं, ये दोनों हैं डिफरेंट जीन्स ए एंड बी, स्मॉल ए एंड कैपिटल ए, ये दोनों अलील्स हैं, एक ही जीन की दो कॉपियां। सिमिलरली कैपिटल बी स्मॉल बी भी अलील्स हैं, दो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द सेम जीन। तो आप लिख सकते हो कि ये अलील ऑफ ए और ये अलील ऑफ बी है। तो जब हम लोग जीन्स को स्टडी करते हैं तो हम इन्हें स्टडीज को दो हिस्सों में बांट सकते हैं। एक ऐसा जहां पर एक ही क्रोमोसोम के ऊपर मेरी दोनों जीन अवेलेबल है, ए यहां पर है और बी यहां पर है। जब कभी एक ही क्रोमोसोम पर दो जीन होती हैं तो हम इन्हें बोलेंगे ये जीन लिंक्ड हैं, आपस में जुड़ी हुई हैं। और ऐसी जीन्स जब भी कभी एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में जाएंगी, ये क्रोमोसोम सेग्रीगेट करेंगे, तो हमेशा ये साथ साथ रहने की कोशिश करेंगे। इसलिए ये मेंडल के टिपिकल प्रिंसिपल्स को फॉलो नहीं करती। जो मेंडल वाली कहानियां हैं वो लिंक्ड जीन के लिए नहीं होती। हाँ, इस जीन स्टडी में हम लोग इन दो जीन के बीच के डिस्टेंस को नापने की जरूर कोशिश करते हैं। तो जो क्रोमोसोम मैपिंग होती है, क्रोमोसोम मैपिंग में हम लोग लिंक्ड जीन को स्टडी करना चाहते हैं, और यहीं पर आपका पहला इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ये आ रहा है कि किसी भी क्रोमोसोम पर अगर दो जीन लिंक्ड हैं, जुड़ी हुई हैं आपस में, तो हो सकता है वो पास पास हो, जैसे कि कैपिटल ए यहां पर और कैपिटल बी यहां पर, तो उनके बीच का डिस्टेंस कितना है। या फिर मैक्सिमम ये हो सकता है कि एक किनारे पर एक जीन हो और बिल्कुल अपोजिट किनारे पर दूसरी जीन हो। तो अगर इतनी दूर भी हैं तब भी मैक्सिमम डिस्टेंस 50% या फिर 50 सेंटीमोर्गन। जनरली जो डाटा इकट्ठा किया जाता है उसमें परसेंटेज के रूप में आंसर आता है, लेकिन परसेंट वर्ड की जगह पर हम सेंटीमोर्गन का इस्तेमाल करते हैं। और ये याद रखिएगा, ये यूकैरियोट्स के लिए। यूकैरियोट्स में जीन मैप करने के लिए हम लोग सेंटीमोर्गन वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, और लिंक्ड जीन मैक्सिमम 50 सेंटीमोर्गन का डिस्टेंस दिखा सकती हैं, इससे ज़्यादा नहीं। कल अगर क्वेश्चन आ जाए कि दो जीन हैं ए और बी और उन जीन के बीच में डिस्टेंस है 55 सेंटीमोर्गन का, तो तुम क्या जवाब देना चाहोगे उस जीन के लिए, इस कंडीशन के लिए? माइक ऑन करके बोल सकते हो। चलो वर्ड्स में दे रहा हूं तुम्हें, They are not linked. दे आर नॉट लिंक्ड। और अगर ये नॉट लिंक्ड नहीं, मतलब ये नॉट लिंक्ड हैं, एक क्रोमोसोम पर नहीं है, तो फिर हम कह रहे हैं कि असल में एक क्रोमोसोम पर ए जीन है और किसी दूसरे क्रोमोसोम पर बी जीन है। तो ऐसे केसेस में हम बोलेंगे कि ये दो जीन जब डिफरेंट क्रोमोसोम पर होती है तो ये इंडिपेंडेंटली असोर्ट करती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इस ऊपर वाले हिस्से में इस क्रोमोसोम को पुश करूं आगे की तरफ, तो अभी तक तो वो इस रीजन में था, अभी क्रोमोसोम घसक करके यहां आ गया इस जगह। तो अगर मैं कह रहा हूं यहां पर कैपिटल ए आया है तो बाय डिफॉल्ट कैपिटल बी भी आया है, क्योंकि दोनों जुड़े हुए हैं। अगेन प्लीज डोंट स्नैपशॉट, अदरवाइज मैं इसका पीडीएफ सेंड ही करूंगा और आपको ग्रुप से बाहर कर दूंगा। तो ये जो आप स्नैपशॉट करते हो ये डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है, प्लीज मत करो। ओके, तो लेकिन जब मैं इन दोनों क्रोमोसोम को पुश करूंगा तो हो सकता है इनमें से एक क्रोमोसोम आ जाए आगे और एक क्रोमोसोम ना आए आगे। तो इसलिए ए और बी दोनों लिंक्ड नहीं है, ये इंडिपेंडेंटली असॉर्टिंग है, ये अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट हो सकती हैं। और जो मेंडल की पूरी स्टोरी है वो इन्हीं पर टिकी हुई है। तो आप मेंडल के जितने भी एग्जाम्पल पढ़ते हो असल में वो इंडिपेंडेंटली असॉर्टिंग जीन्स के लिए है, लिंक्ड जीन्स के लिए नहीं है। अब हम लोग थोड़ी सी मेंडल की बात करते हैं, जहां पे हम लोग इंडिपेंडेंटली असॉर्टिंग जीन्स ऑन सेपरेट क्रोमोसोम्स की बात करने वाले हैं।
मेंडल के काम को हम लोग बहुत डिटेल में तो नहीं समझने वाले, लेकिन यहाँ इस पार्ट में हम लोग समझेंगे टर्म्स एंड फाउंडेशंस, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। काई स्क्वायर टेस्ट इस लेक्चर का पार्ट नहीं है। तो शुरू करने से पहले आप ये जानिए कि एक डीएनए से, और अगर मैं किसी इंसान की बात कर रहा हूं, जैसे कि तुम्हारी भी बात हो सकती है कि अगर मैं आई कलर की बात कर रहा हूं और किसी की आई ब्लू है, तो जो ये आई ब्लू दिखाई देंगी हमें उसकी, इसे बोलेंगे हम लोग फिनोटाइप। लेकिन इस आई को ब्लू बनाने के पीछे इसकी सेल्स के अंदर मौजूद डीएनए जिम्मेदार है, जिससे हम लोग जो भी टाइप की जीन्स हैं उसके पास, उसे हम जीनोटाइप कहते हैं। तो जीनोटाइप से पॉपुलेशन की कहानी पहले एक एग्जाम्पल के रूप में देख लेते हैं। जब कभी हम लोग इनको स्टडी करना चाहते हैं, जीन्स और जीन्स के फंक्शंस को, तो दो टर्म्स हमारे सामने आती हैं। ये टर्म भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। एक को बोलते हैं रिवर्स जेनेटिक्स और एक को बोलते हैं फॉरवर्ड जेनेटिक्स। जैसे कि आपने किसी डीएनए के पीस को आइसोलेट किया और आपने कहा कि ये डीएनए का पीस जीन है जी एक, और फिर इस डीएनए के पीस को किसी कंप्लीट सेल में से आपने डिलीट कर दिया, जनरेट अ नल म्यूटेंट, डिलीट। और फिर जब ये इस सेल से कंप्लीट ऑर्गेनिज्म तैयार हुआ, मे बी अ प्लांट, तो उस प्लांट में क्या इफेक्ट पड़ा? अगर हम कहते हैं कि इस प्लांट में अब फ्लावरिंग रुक गई है, फ्लावरिंग नहीं होती अभी इसके अंदर, तो हम कह सकते हैं कि ये जीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्लावर जनरेशन। तो जब मैं डीएनए की सीक्वेंस को स्टडी करना चाहता हूं, ये जानने के लिए कि वो किस कैरेक्टर को अफेक्ट करती होगी, मतलब मेरे हाथ में जीन है बट मुझे उसका फिनोटाइप नहीं पता, तो डीएनए से स्टडी करके उसके फिनोटाइप को समझना, इसको बोलते हैं रिवर्स जेनेटिक्स। दूसरा, जिसे हम फॉरवर्ड जेनेटिक्स कहते हैं, इसमें हमने क्या कहा कि हमने देखा कि भाई एक पेड़ है और पेड़ के ऊपर फूल आते हैं, फ्लावरिंग है, बट हमें ये नहीं पता कि इसकी जीन कौन सी है। तो फिर हमने इसकी सेल्स निकाली, इन सेल्स में तरह तरह से डीएनए को अलग अलग रीजन्स में डैमेज करके देखा, फिर पाया कि कौन से रीजन में डैमेज करने से फ्लावरिंग गायब हुई। तो ऐसे एक्सपेरिमेंट करने के बाद मुझे मालूम पड़ा कि क्रोमोसोम के इस पार्ट को डिलीट करने पर फ्लावरिंग नहीं होती। तो फिर मैं कह दूंगा कि भाई अच्छा, ये वाला पार्ट है जो फ्लावरिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो यहाँ पे हमने पहले फिनोटाइप पकड़ा और फिर फिनोटाइप से हमने जीन खोज ली, जीनोटाइप। तो जब मैं फिनोटाइप देख करके जीनोटाइप की बात कर रहा होता हूँ तो फॉरवर्ड जेनेटिक्स है। देखिए, आज हम लोग जो जेनेटिक्स पढ़ते हैं मेंडल की, असल में वो फॉरवर्ड जेनेटिक्स का एग्जाम्पल है। मेंडल साहब ने तो केवल मटर के राउंड शेप, रिंकल शेप, कलर, सीड कोट का, फ्लावर, पेड़ की लंबाई, इन सब को देखा था, फिजिकल अपीयरेंस को, फिनोटाइप को। बाद में आज हम जानते हैं डीएनए का एनालाइज करने के बाद में कि किसके लिए कौन सी जीन जिम्मेदार है। और इंडीड मेंडल ने भी उनको सिंबलाइज करने के लिए सिंबल दिए थे कि भाई इसके बाद जीनोटाइप ये होगा। तो ये दो टर्म्स इंपॉर्टेंट थी। जब कभी किसी का फिनोटाइप क्रिएट होता है तो फिनोटाइप के पीछे एक कॉम्प्लेक्स स्टोरी है। डीएनए से आरएनए बना, आरएनए से प्रोटीन, और प्रोटीन ने किसी पर्टिकुलर पाथवे में पार्टिसिपेट किया। कोई एक अकेला प्रोटीन एक ही कैरेक्टर को इफेक्ट करता होगा ऐसा नहीं है। जैसे कि आप हीमोग्लोबिन के बारे में जानते हो, हीमोग्लोबिन एचबी। अगर आपको पता है हीमोग्लोबिन के बारे में, तो मैं जानना चाहता हूं कि हीमोग्लोबिन के बारे में आप क्या जानते हो। कौन बोलना चाहेगा जल्दी से? अरे कुछ तो बोल दो, कुछ तो सुन रखा होगा हीमोग्लोबिन के बारे में। टेट्रा है हीमोग्लोबिन कोई एक it consists of 4 subunits ओके made of 2 alpha and 2 beta chains. ओके। तो सही मायने में ये एक, It's an हाँ, protein. इट्स अ प्रोटीन, नो डाउट। पेप्टाइड का बना हुआ तो प्रोटीन तो हो गई। हीमोग्लोबिन का फंक्शन है ऑक्सीजन कैरी करना, हीमोग्लोबिन का फंक्शन है पीएच को रेगुलेट करना। ये 4 पेप्टाइड्स हैं, अल्फा, अल्फा की 2, बीटा, बीटा की 2। तो it also contains iron molecule. यस, हीमोग्लोबिन आल्सो कंटेन्स आयरन मॉलिक्यूल्स विद द हेल्प ऑफ अ पोरफायरिन रिंग, बिल्कुल सेंटर में।
तो अब मैं ये बात कर रहा हूं कि क्या अगर मैं मतलब हर एक अगर मैं इसमें से किसी एक अल्फा पेप्टाइड को गायब कर दूं, डिलीट कर दूं, तो क्या केवल मेरी ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन पर फर्क पड़ेगा या बॉडी में किसी और पार्ट पे फर्क पड़ सकता है? मतलब इट इज ऑल अबाउट आरबीसी या फिर बॉडी की किसी और सेल पर भी असर पड़ सकता है हीमोग्लोबिन की किसी एक पेप्टाइड खराब होने का? तो आंसर है और भी जगह पर असर पड़ेगा। तो कोई भी एक प्रोटीन एक फंक्शन के लिए आप पढ़ते जरूर हो, लेकिन रियल लाइफ सिनेरियो में वो कई जगह पर पार्टिसिपेट कर रहा होता है और इसलिए कॉम्प्लेक्स बिहेवियर है। सिमिलरली किसी एक कैरेक्टरिस्टिक को डेवलप करने के लिए अगर मैं इस माउस के फर कलर की बात करूं, तो इस फर कलर को बनाने के लिए हो सकता है 15-20 डिफरेंट जीन्स के प्रोडक्ट मिलकर के आपस में काम कर रहे हो, अलग अलग एंजाइम्स। जैसे कभी अगर आप सुनो ट्रिप्टोफैन एक ऑपरोन है इकोलाई के अंदर, तो उसमें ट्रिप्टोफैन अमीनो एसिड की सिंथेसिस होती है कोरसमेट नाम के एक मॉलिक्यूल से, और इस कोरसमेट को ट्रिप्टोफैन बनने में 5 एंजाइम चाहिए होते हैं, इसलिए वहाँ 5 डिफरेंट सिस्टोन्स हैं जिनसे पेप्टाइड बनती हैं और फिर वो काम होता है। जैसे आप ग्लाइकोलिसिस जानते हो कि ग्लाइकोलिसिस में ग्लूकोज से पायरुवेट बनना होता है, लेकिन ये एक स्टेप में नहीं होता। ग्लूकोज से पायरुवेट जनरेट करने के लिए आपको लगभग 10 मेन एंजाइम चाहिए और उसके साथ ही तकरीबन 15 से 20 और डिफरेंट प्रोटीन चाहिए होते हैं जो उस पूरी पाथवे को रेगुलेट करते हैं या फिर उस पाथवे में कहीं ना कहीं रोल निभा रहे हैं। तो जब ये कॉम्प्लेक्स पाथवेज आपस में कोऑर्डिनेट करती हैं तब जाकर के फिनोटाइप क्रिएट होता है। अब हमारे पास यहां पर 2 डिफरेंट जीन्स हैं या अलील्स हैं, इसका आंसर तुम दोगे मुझे। ये लिखा हुआ है पिगमेंट जीन डार्क अलील, ये लिखा हुआ है पिगमेंट जीन लाइट अलील। तो ए एंड बी आर 2 डिफरेंट जीन्स और ए एंड बी आर 2 alleles of the same gene? बोलिए आंसर। जब भी कभी इसका आंसर निकालना हो तो देखो कि दोनों सेम काम कर रही हैं क्या, दोनों पिगमेंटेशन को कंट्रोल कर रही हैं, एक डार्क तरीके से एक लाइट तरीके से। तो ये सेम कैरेक्टर के लिए हैं, मतलब ये जीन सेम है, दिस इज ए एंड दिस इज आल्सो ए, लेकिन काम करने का तरीका डिफरेंट है, एक डार्क है एक लाइट है। डैश और डबल डैश तुम बोल सकते हो इन्हें कि ये 2 डिफरेंट अलील्स है, या तुम बोल सकते हो कि एक कैपिटल ए है एक स्मॉल ए। स्मॉल ए बोलने से मैं बच रहा था क्योंकि यहाँ एक प्रोटीन बन रहा है और ये पुअरली फंक्शनल पिगमेंटेशन एंजाइम है, बट है तो फंक्शनल ना, इसलिए मैं इसे स्मॉल ए नहीं बोलना चाह रहा था क्योंकि मेरे डेफिनेशन में स्मॉल ए का मतलब है नॉन फंक्शनल। तो हमारे पास ये 2 अलील्स हैं जिससे एक हाईली फंक्शनल एंजाइम बनता है और एक पुअरली फंक्शनल एंजाइम, मॉलिक्यूलर लेवल पर यह अलील का एक्सप्रेशन है। अब जब ये सेल में ये जीन एक्सप्रेस करती हैं, तो क्योंकि जिस सेल्स के अंदर बढ़िया वाला एंजाइम बन रहा है उसमें पिगमेंट की मात्रा ज़्यादा है, और जिन सेल्स में बेकार वाली अलील्स है उनमें पिगमेंट कम है। ये विंग की सेल्स हैं और एक विंग में ऐसी हजारों लाखों सेल होंगी, तो वो सब सेल जिनमें पिगमेंट ज़्यादा है जब वो इकट्ठी दिखाई देती हैं तो वहाँ मुझे डार्क कलर की बटरफ्लाई दिखाई देती है, और जिन सेल्स में लाइट कलर का पिगमेंट बनाने वाली सेल्स थी वहाँ पर मुझे जो विंग है इसका वो मुझे लाइट कलर का दिखाई दे रहा है। फिर जब हम लोग पॉपुलेशन में देखना शुरू करते हैं तो हम पाते हैं कि पॉपुलेशन में 2 तरह की बटरफ्लाइज हैं, डार्क कलर और लाइट कलर, और वहाँ फिर अपने इकोलॉजी के और अलग लेवल्स दिखाई देते हैं। तो मतलब मोटे रूप से आप पॉपुलेशन में जो भी कुछ देखते हो वो अल्टीमेटली अलील की वजह से है। जैसे अगर हम लोग ह्यूमंस की बात करें, ह्यूमंस 2 रंग के नहीं होते, काले या गोरे, तमाम तरह की शेड्स अवेलेबल है, डार्क भी लाइट भी। तो पूरी पॉपुलेशन में जो अलग अलग शेड्स दिखाई दे रही हैं हमें ह्यूमंस की स्किन की शेड, वो इसलिए है क्योंकि उनके पास डिफरेंट डिफरेंट अलील्स हैं। बेशक हम हमेशा ये पढ़ते हुए आए हैं कि जैसे लेंथ ऑफ द प्लांट मेंडल वाली कहानी में, इसके लिए 2 अलील्स थी, कैपिटल टी फॉर टॉल, स्मॉल टी फॉर ड्वार्फ। तो ये हमने इतनी बार पढ़ रखी है कि हमें लगता है कि हर जीन की केवल 2 ही फॉर्म होती होंगी, लेकिन ऐसा नहीं है। मोस्ट ऑफ द फिनोटाइप्स जो हमारी बॉडी के हैं या सभी ऑर्गेनिज्म में, ये
मल्टीपल अलील सिस्टम के द्वारा गवर्न होते हैं। तो इसीलिए दो इंसान एग्जैक्टली एक जैसे नहीं होते। जुड़वा जैसे आप बोलते हो ट्विंस, तो ट्विंस में भी कुछ बातें ऐसी हैं जो मिसमैच हो सकती हैं अगर वो जेनेटिकली आइडेंटिकल नहीं है। और फिर दूसरी बात ये भी है कि जैसे हम लोग ये भी तो कहते हैं ना कि अगर दो ट्विंस हैं जिनका डीएनए एग्जैक्टली सेम है, आइडेंटिकल ट्विंस, इन्हें हम लोग मोनोजाइगोटिक ट्विंस भी कहते हैं। तो अगर दोनों का डीएनए आइडेंटिकल है, इसके पास कैपिटल ए अलील है तो इसके पास भी कैपिटल ए अलील है ए जीन की, बी जीन के इसके पास स्मॉल बी अलील है तो इसके पास भी स्मॉल बी अलील है। मतलब अगर इनका सारा जीनोटाइप 100% मैच करता है तो क्या ये एग्जैक्टली सेम होंगे, हाँ या ना?